नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का। क्या हाल चाल, सब राजी खुशी? कमलेश जी नमस्कार, विशु जी नमस्कार, प्रवीण जी नमस्कार, दिलीप जी नमस्कार, शंकर जी नमस्कार, ज्योति, नितेश, चेतन, हर्षित। चलिए जल्दी से बता दीजिए, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है? अगर हो तो बता दीजिए। सब क्लियर आ रहा है आवाज वगैरह? शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ओके, बिल्कुल राइट आंसर है ना। नितेश, अरे वाह क्या बात है। कुछ लोग तो कल परसों पेपर है उनका, मालूम है आपको कि नहीं? कल परसों क्या है उनका? पेपर भी है। उनका टॉपिक खत्म करना है अपन को आज। नमस्ते करने से पहले आदेश आ जाता है अपने पास, है ना, कि सर जी सीधा टॉपिक पढ़ा दो आप, तो है ना। सबसे, अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? याद रखना, सैटेलाइट पूछा है, उपग्रह कौन सा है। तो क्या जवाब दोगे आप? सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? जिसका नाम बड़ा उसका साइज बड़ा, क्या बात है। जिसका नाम छोटा, फिर डिमोस तो फिर भी नाम छोटा नहीं है। मून कर देना चाहिए, है ना। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। अरे ये भैया, उपग्रह पूछा है, सैटेलाइट पूछा है। क्या पूछा है? सैटेलाइट पूछा है। और तुम जवाब दे रहे हो क्या? ग्रह का जवाब दे रहे हो। गलत बात। सबसे बड़ी, सबसे बड़ा लिखते हैं ना। सबसे बड़ा वर्ष किस ग्रह पर है? किस ग्रह पर है? सबसे बड़ा वर्ष या सबसे बड़ी साल किस ग्रह की है? हम्म टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि कौन सा टॉपिक कितना बड़ा है। किस पे निर्भर करता है ये? टॉपिक के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा टॉपिक कितना बड़ा है। वीनस कहाँ से आ गया? उसका सबसे बड़ा दिन है।
डिपेंड करता है बेटा टॉपिक कितना बड़ा है, उसके हिसाब से टॉपिक खत्म होता है। सुंदरता की देवी किस ग्रह को कहते हैं? को कहते हैं। सुंदरता की देवी किस ग्रह को कहते हैं? सुंदरता की देवी किस ग्रह को कहा जाता है? लास्ट क्वेश्चन अपना आज का। सबसे बड़ा दिन किस ग्रह पर है? चलिए, लास्ट था ये, खत्म कर दिया अपन ने। अब अपन शुरू करेंगे। मैं सबके आंसर लिख देता हूं, कोई बात नहीं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति यानी कि जुपिटर। सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस। मंगल का है ये। इस ग्रह का सैटेलाइट है, मंगल का है। सबसे बड़ा वर्ष किसका है? सबसे बड़ा वर्ष है वरुण का, है ना। पृथ्वी की तुलना में 165 वर्ष लगते हैं। नेपच्यून का है। सुंदरता की देवी किसे कहा जाता? गॉड ऑफ ब्यूटी किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। सुंदर शनि है। सुंदर क्या है? शनि है। लेकिन सुंदरता का देवता किसे कहते हैं? वो शुक्र को कहते हैं। सबसे बड़ा दिन किस पर है? तो सबसे बड़ा दिन शुक्र पर ही है, क्योंकि यहां पर दिन की अवधि 243 है, 243। हमारे पृथ्वी पर 243 दिन निकल जाते, तब यहां पर एक दिन होता है। ओके सचिन जी, सिर्फ प्रश्न पूछे थे, है ना बेटा। चलिए, बाकी की चीजें जो हमारी बच गई थी आज हम उनको पढ़ने वाले हैं। ओके, शुरू करें। क्षुद्र ग्रहों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उपग्रह के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम किसके बारे में? उपग्रह के बारे में भी हम पढ़ेंगे, और जो है पहले उपग्रह के बारे में पढ़ देते हैं, फिर अपन क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके चलिए, उपग्रह सैटेलाइट क्या होते हैं? ओके शुरू करें अपन। सबसे पहले हम क्या पढ़ लेते हैं? सैटेलाइट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सैटेलाइट क्या होते हैं? ये वे आकाशीय पिंड होते हैं जो अपने अपने ग्रहों की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। ये वे आकाशीय पिंड होते हैं जो अपने अपने ग्रह की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। और ग्रह के साथ साथ ये सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। जिस तरीके से गैस के सूर्यों क्या कहते हैं, ग्रहों के पास अपनी एनर्जी नहीं होती, उपग्रहों के पास भी अपनी एनर्जी नहीं होती है। क्लियर है? इनके पास भी जो लाइट आती है वो सन से ही प्राप्त करते हैं, जैसे ग्रहों पर आती है वहीं से इनके पास भी आती है। ओके, अर्थ के बारे में शुभम जी
या तो आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए या फिर मेरे हिसाब से पढ़ लीजिए। जब मैं आपको बता रहा हूं कि पहले हम पूरी सारी चीजें ये पढ़ेंगे फिर अर्थ को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अर्थ को हमें डिटेल में ज्यादा पढ़ना है, फिर बार बार हम अंतरिक्ष में नहीं जाएंगे, है ना। ऐसा तो है ही नहीं कि टॉपिक खत्म कर दिया और मैं आपको पढ़ाना नहीं चाह रहा हूं। है? अर्थ के बारे में जैसे मैं अर्थ को पढ़ाना ही नहीं चाह रहा हूं आपको, जब ना पढ़ाऊं तब बताना आप। ओके, अभी आप अपन क्या कर रहे हैं, सोलर सिस्टम को पढ़ रहे हैं, तो सोलर सिस्टम में जो जो चीजें हम पढ़ सकते हैं वो सबको पढ़ लें, फिर अर्थ को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बाकी के सारे टॉपिक आपके कहाँ आएंगे, अर्थ से ही रिलेटेड है। एक और भैया आ गए हमारे, नीलेश भगत जी। इनको अभी 2-3 ग्रह ही पढ़े हैं, तुमने क्लास अटेंड नहीं की तो मैं क्या करूं। आगे बढ़े, चलिए फुल स्क्रीन पे आ जाओ। ओके, मैं साइड हो जाऊंगा तो तुम्हें पढ़ाएगा कौन। चलिए, किसकी बात कर रहे थे हम, सैटेलाइट की बात कर रहे थे। तो ये वे आकाशीय पिंड होते हैं जो अपने अपने ग्रह की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तथा अपने ग्रह के साथ साथ ये सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ग्रहों की भांति इनकी भी अपनी चमक नहीं होती है, इनके पास कोई लाइट नहीं होती है, ये भी सूर्य से ही क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। ग्रह के समान उपग्रहों का भी भ्रमण पथ होता है, परवलयाकार होता है, और बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। अधिक उपग्रह किसके हैं, शनि के हैं, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। कौन है पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट, कौन है, चंद्रमा है, जिसे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ओके, यहां देखिएगा, ये आप देखेंगे, इधर समझ लीजिए, यहां बताता हूं मैं आपको। ये हमारा सूर्य को बनाते हैं पर रेड कलर से, ये हमारा क्या है, सूर्य है, सन है। ये क्या है, हमारा सन है। और जैसे मान लीजिए सन, अब कोई भी ग्रह किसकी परिक्रमा करता है, ये जैसे मान लो अर्थ है, अर्थ किसकी परिक्रमा कर रही है, हमारे सन की। किसकी परिक्रमा कर रही है, सन की परिक्रमा कर रही है। और यहां आप देख पाएंगे कि ये हमारा पृथ्वी का सैटेलाइट है, मून। क्या है, ये पृथ्वी का आपका सैटेलाइट हो गया हमारा, क्या नाम है इसका, मून है। अब चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है, ये इसके रेवोल्यूट होता है। रिवॉल्यूशन किसके साथ कर रहा है, ये अर्थ के साथ। तो ये वे आकाशीय पिंड हैं जो अपने अपने ग्रह की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ये इस ग्रह के आसपास घूम रहा है। अब जब ये पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करेगी तो ये भी पृथ्वी के साथ ही जाएगा, घूमेगा। किसके साथ घूमेगा, पृथ्वी के साथ ही घूमेगा। और यहां पर आपको देखना ये भी है कि ग्रह के पास अपनी लाइट नहीं होती है, सेल्फ कोई लाइट नहीं है, कोई ब्राइटनेस नहीं, कोई चमक नहीं होती उसके पास। जिस तरीके से ग्रह को प्रकाश सूर्य से मिलता है, उसी तरह से उपग्रह को भी प्रकाश किससे मिलता है, आपके सूर्य से मिलेगा। किससे प्रकाश मिलता है, सूर्य से मिलता है। ओके, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं हमारे ग्रह की, उपग्रह की हम बात कर रहे हैं, मून की हम बात कर रहे हैं, यानी कि हम चंद्रमा की हम बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, हम चंद्रमा की हम बात कर लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं। आपने ही बोला है, मैंने डिसाइड नहीं किया है, ये अजीत कुमार है ना, ये आप लोगों का ही डिसाइड किया हुआ है। ओके,
देव ठाकुर जी, बेटा शांति पकड़ लो तो जरा मजा आएगा पढ़ाने में, मैं भी पढ़ा पाऊंगा और आप भी पढ़ पाओगे। है ना अजीत कुमार जी? ये आप में से बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनकी हेलो फरमाइश हुई है, उसके हिसाब से चल रहा है। डिस्टेंस की हम बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं हम? डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, देखिए यहां पर समझना है आपको। डिस्टेंस में बताता हूं, ये हमारी अर्थ है, अर्थ, ओके, और ये हमारा क्या है? चंद्रमा है, यानी कि मून है। तो चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? आपके पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो कभी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है, कभी डिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। कभी क्या होता है? ज्यादा डिस्टेंस पर होता है, कभी क्या होता है? कम डिस्टेंस पर होता है। तो एवरेज अगर हम देखते हैं तो हमारी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3 प्रकार के डिस्टेंस है। न्यूनतम डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, मिनिमम डिस्टेंस कितना है? 3,64,000 किलोमीटर, 3,64,000 है। मैक्सिमम डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं 4,06,000 आपका किलोमीटर है। मैक्सिमम की हम बात करते हैं 3,84,365 किलोमीटर है। ये आपका मीडियम डिस्टेंस है। कितना है ये? मीडियम डिस्टेंस है। तो जैसे मैंने आपको सन पढ़ाया था, सन में 3 डिस्टेंस पढ़ाई थी आपको, मिनिमम, मैक्सिमम और मीडियम, उसी तरीके से मून की भी 3 डिस्टेंस आएंगे आपकी, मिनिमम, मैक्सिमम और मीडियम डिस्टेंस आपकी यहां पर भी आएंगी। क्लियर है? 3 डिस्टेंस वहां थी, 3 डिस्टेंस यहां पर भी आएंगे। ओके, हाँ, इनका ऑर्बिट जो मेन होता है वो एकदम सर्कल ऑर्बिट नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, ऑर्बिट के बारे में बताया था कि इनका ऑर्बिट थोड़ा सा जैसे अंडे जैसा हो जाता है, एग के जैसा हो जाता है। अगर हम बात करते हैं, इधर समझिएगा, इधर आइए आप, ये हमारी पृथ्वी है, क्या है? अर्थ है, और ये हमारा क्या है? चंद्रमा। ये चंद्रमा इस तरीके से पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, और ये अपनी एक्सिस पर भी घूमता है, अपनी एक्सिस पर भी क्या है? घूमता है। ये दोनों चीजें आपको करते हैं हम। देखिए, जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है तो उसे हम क्या कहते हैं? परिक्रमण काल। क्या कहते हैं हम इसे? परिक्रमण काल कहा जाता है। रिवॉल्यूशन टाइम कहते हैं हम इसे। क्या कहते हैं हम? रिवॉल्यूशन टाइम कहते हैं हम इसे। ओके, अगला आते हैं, जब ये चंद्रमा अपनी एक्सिस पर रोटेट होता है तो इसे हम कहते हैं घूर्णन काल। क्या कहते हैं हम इसे? हम कहते हैं घूर्णन काल कहते हैं, यानी कि इसे रिवॉल्यूशन टाइम और इसे हम क्या कहते हैं? रोटेशन टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन और रोटेशन टाइम हम इसे कहते हैं, और दोनों ही सेम है। इसका कितना है? 27 डे 7 आवर 43 मिनट 11.47 सेकंड, यानी कि ये दोनों इसका सेम है। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन अपना मून का सेम आता है। रोटेशन और रिवॉल्यूशन मून का क्या है? आपका सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई इसमें अंतर नहीं आता है, आपका बिल्कुल बराबर है। इसलिए जब भी हम कभी पृथ्वी से चांद को देखते हैं तो चांद का हमेशा एक ही पार्ट हमें दिखाई देता है, एक ही पार्ट हमें क्या होगा? दिखाई देगा। कभी भी आप देखिए, चांद का एक ही पार्ट हमें दिखाई देता है। अब ये मत बोलना कि साइज अलग अलग होते हैं, साइज वो एक अलग मैटर है आपका। लेकिन जब भी हम देखते हैं, जैसे हम बात करते हैं फुल मून को हम देखते हैं, पूर्णिमा के चांद को हम देखते हैं, तो जैसा दिखता है हर महीने वैसा ही दिखाई देता है, वही आपके आकार वगैरह उस पर दिखाई देते हैं। क्योंकि जितना चंद्रमा आगे बढ़ता है उतना अपनी एक्सिस पर भी घूमता है, तो हमेशा उसका एक ही पार्ट है जो पृथ्वी के सामने रहता है।
इसलिए चंद्रमा का हमें एक ही भाग हमेशा दिखाई देता है। ओके जी, विनय तिवारी हो जाएगा, मैं कोशिश यही में लगा हुआ हूं, है ना। अगर पढ़ेंगे हम तो जरूर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने आपको बात बताई थी, है ना। यहां पर अगर हम बात करते हैं डायमीटर की, हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, डायमीटर 3474.8 किलोमीटर इसका क्या है आपका डायमीटर यहां पर होता है, व्यास है। व्यास को लेकर के आपको अलग अलग फैक्ट भी देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे, अलग अलग फैक्ट भी आपको देखने को मिल जाते, क्योंकि अलग अलग तरीके से लोग बाग इसका व्यास भी देते। जैसे हमारे पृथ्वी के डायमीटर की हम बात करते हैं, 2 डायमीटर आते हैं। कितने आते हैं, 2 डायमीटर आते हैं। तो इसलिए डायमीटर को लेकर के थोड़े से यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, बाकी के सिर्फ फैक्ट हैं, इनको छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं हम किसकी बात करते हैं, सुपर मून किसे कहा जाता है। सुपर मून की हम बात करते हैं, समझते हम यहां पर है, लिखा हुआ आपके सामने है, जो आपको पता चल ही जाएगा। सुपर मून की अगर हम बात करते हैं, सुपर मून क्या होता है, हम बात कर रहे हैं किसकी, सुपर मून की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सुपर मून क्या होता है। सुपर मून की अगर हम बात करते हैं तो समझिए, जब ये देखो ये हमारी अर्थ है और ये क्या है, हमारा मून है। समझना यहां पर, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे क्लोज होता है, जब चंद्रमा हमारी पृथ्वी के सबसे ज्यादा क्लोज होता है, सबसे ज्यादा क्लोज होगा यानी कि सबसे ज्यादा पास होता है, तब ये चंद्रमा नॉर्मल डे की तुलना में ये बड़ा दिखेगा और इसका लाइट भी हमें क्या है, ज्यादा मिलेगा। नॉर्मल डे की तुलना में ये क्या होगा, बड़ा दिखाई देता है और इसकी लाइट भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ऐसे मून को हम सुपर मून कहते हैं। ऐसे मून को हम क्या कहते हैं, सुपर्ब मून कहते हैं। क्लियर है, यहां पर आकर समझ लिया आपने, क्या कहते हैं, ऐसे मून को हम सुपर मून कहेंगे आपका। तो सुपर मून क्या है, नॉर्मल डे की तुलना में ये क्या होगा, हमारा बड़ा दिखेगा। क्या दिखेगा, नॉर्मल डे की तुलना में ये क्या दिखेगा, हमारा बड़ा दिखने वाला है सुपर मून, है ना। और ये चमकेगा भी क्या, ज्यादा चमकेगा, चमकेगा भी क्या, ज्यादा, है ना। इसका लाइट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, प्रकाश भी क्या देगा, ये ज्यादा देगा। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सुपर मून कहा जाता है। देखिए मैक्सिमम टाइम इसके बीच में जो डिस्टेंस रहती है सुपर मून में, वो 3,84,000 रहती है। कितनी रहती है, 3,84,000 आपकी डिस्टेंस आपको देखने को यहां पर मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सुपर मून कब होगा, जब सबसे कम दूरी इसमें देखने को आपको मिलेगी। क्या मिलेगी, सबसे कम दूरी आपको देखने को मिलेगी, तब ये सबसे बड़ा दिखाई देगा। कब, 3,64,000 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये सबसे बड़ा दिखता है सुपर मून। तो सुपर मून किसे कहा जाता है, लाइट, अरे सुन तो लीजिए आप, पहले मुझे पढ़ाने दो। मून यही है, मून क्या है आपका, ये देखो चंद्रमा अलग नहीं है, वही चंद्रमा। मैंने आपको बताया था अभी कि इसके बीच 3 डिस्टेंस होती है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास में होता है, सबसे क्लोजेस्ट होता है आपका, इसके बीच की डिस्टेंस क्या रहती है, कम रहती है, तब ये हमें क्या होता है, बड़ा दिखाई देता है। नॉर्मल डे की तुलना में बड़ा दिखता है। अब एक बात बताओ मुझे, कोई चीज हमसे दूर है तो छोटी दिखती है, पास आ जाती है तो बड़ी दिखती है। जब दूर है तो क्या दिखेगी हमें, ये छोटी दिखेगी, जब पास आएगी तो क्या हो जाएगी, बड़ी दिखेगी। कोई दूर से लाइट आपके ऊपर भेज रहा है, प्रकाश आप तक पहुंचा रहा है, और फिर वही व्यक्ति पास आकर के प्रकाश भेज, तो लाइट भी हमें क्या होगी, ज्यादा मिलेगी।
ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, सुपर मून कहा जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा पास में होता है तब हम इसे क्या कहते हैं, सुपर मून कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसकी जो एवरेज अगर हम बात करते हैं तो ये 14% यानी 14% ये बड़ा दिखता है, और इसकी लाइट जो है इंक्रीज हो जाती, ब्राइटनेस की अगर हम बात करते हैं तो 30% ब्राइटनेस इसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसा हमने 27 सितंबर 2015 में देखा था, हमने इसे 2018 में भी देखा था, 22 में भी देखा था, हमने सुपर मून की घटनाएं हुई थी। ठीक है, तो सुपर मून दिखाई देता रहता है, 2 साल 3 साल के है ना अंतर में हमें सुपर मून देखने को मिल जाता है। तो मोटा मोटा हमें याद रखना है। ओके, अरविंद जी ना मैं यहां से ब्लॉक कर दूंगा अगर आपने ज्यादा दिमाग लगाया हूं, है ना। आई समझ में कि नहीं यार, खतरनाक व्यक्ति हैं ये। देखो यहां बताइए मैंने, पृथ्वी से सूर्य तक की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 3,64,000। बताइए मैंने यहां पर, अभी 24 में भी दिखेगा सुपर मून, कब दिखेगा, 24 में भी। और फिर भी व्यक्ति कमेंट कर रहा है सर 3,84,000। मैंने क्या बोला, औसत दूरी, बीच की औसत दूरी कितनी बता रहा है, 3,84,000 किलोमीटर बता रहा। मैंने आपको यहां पर क्या बोला था, अपनी तरफ से मैंने खुद से आपको एड ऑन किया कि सबसे अच्छा सुपर मून कब दिखेगा, जब इसके बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 3,64,000। ज्यादातर सुपर मून हमें इस डिस्टेंस पर दिखते हैं, इस डिस्टेंस के सुपर मून हमें कम दिखाई देते हैं। क्लियर है, 2034 में तो शानदार दिखेगा, उस दिन है ना ग्रहण भी पड़ेगा आपका, हो जाएगा क्लियर। तो प्लीज है ना, जब मैं आपको कोई जानकारी दे रहा हूं तो पूरा सोच समझ के दे रहा हूं। अनिल मीना जी मैं पढ़ा ही रहा हूं, पढ़ाने नहीं देते हैं, है ना, बोल देते हैं सर आपने गलत पढ़ा दिया। 2034 में आपको फिर से सुपर मून दिखेगा, और वो भी शानदार आपको दिखाई देगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सुपर मून क्या होता है, कब दिखाई देता है, तो आप बता देना जब अर्थ और मून के बीच में मिनिमम डिस्टेंस हो, उस समय हमें क्या होता है, सुपर मून दिखता है। यानी कि उस चांद को हम क्या कहते हैं, सुपर मून कहते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइम, इसमें एक और चीज देखना है, कितना बड़ा दिखता है हमें, 14% बड़ा, और 30% ये चमकीला दिखाई देता है। कितना, 30% चमकीला दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है ब्लू मून। नेक्स्ट क्या है आपका, ब्लू मून है, इसको भी समझ लीजिए, यहां पर अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, ब्लू मून। ब्लू मून का रंग से कोई लेना देना नहीं है ना, रंग पर मत जाना। ब्लू मून क्या होता है, जैसे आपको पता है, एक माह की अगर हम बात करते हैं, एक महीने की हम बात करते हैं, 1 मंथ की बात करते हैं, तो एक मंथ में हमारे जनरली अगर हम बात करते हैं तो एक होती है पूर्णिमा और एक अमावस्या आती है। ये क्या होती है, अमावस्या होती है। यानी कि हम बात कर रहे हैं फुल मून और न्यू मून की हम बात करते हैं। तो महीने में एक अमावस्या और एक पूर्णिमा होती है, एक अमावस्या और एक क्या होती है, पूर्णिमा होती है। यानी कि एक फुल मून होता है और एक न्यू मून होता है, जनरली हम बात करते हैं। एक हमारा कैलेंडर चलता है, जैसे जनवरी का महीना है, क्या है, जनवरी माह है। अब जनवरी की स्टार्टिंग होगी आपकी 1 तारीख से, और ये 31 तारीख तक रहेगा महीना। ये हम जो नॉर्मल कैलेंडर करते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो जनवरी 1 तारीख से शुरू हुई और 31 को आपका क्या है, खत्म हो गया। तो इस टाइम पीरियड के अंदर हमारा जो व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग आपका इसमें एक पूर्णिमा आनी चाहिए और एक अमावस्या आनी चाहिए।
क्या होनी चाहिए, एक बार पूर्णिमा और एक बार क्या होनी चाहिए, अमावस्या होनी चाहिए। यानी कि एक पूर्णिमा और एक अमावस्या आपको देखने को मिलनी चाहिए। बट होता क्या है, कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे मान लो कि इसी महीने यानी कि जनवरी खत्म होने से पहले पहले इसमें 2 बार पूर्णिमा आ जाए, यानी कि एक पूर्णिमा यहां आ गई और एक पूर्णिमा यहां आ गई, यानी कि 2 बार फुल मून हो गया। तो पहला वाला फुल मून को हम नॉर्मल मून कहते हैं, और जो दूसरा वाला मून आता है, फुल मून आता है, उसे हम ब्लू मून कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, ब्लू मून कहा जाता है। चलिए, क्लियर हुआ। जल्दी से बताएं, जब एक ही माह के अंदर 2 बार पूर्णिमा हो जाए, कितनी बार, 2 बार पूर्णिमा हो जाती हैं, तो हम क्या कहते हैं, दूसरे पूर्णिमा के चांद को हम ब्लू मून कहते हैं। सिंपल सा लॉजिक था आपका, ये आपको याद रखना है। ब्लू मून क्या है, तो ब्लू मून का रंग से कोई लेना देना नहीं होता है, सिंपल सा लॉजिक है। जनरली एक महीने में एक पूर्णिमा होती है, लेकिन अगर किसी महीने में 2 बार पूर्णिमा हो जाए तो उसे हम ब्लू मून कहते हैं। ऐसा हमें 2 से 3 साल में देखने को मिलता है। क्लियर, यहां समझिएगा। एक कैलेंडर माह में, किसकी हम बात कर रहे हैं, एक कैलेंडर माह में अगर 2 बार पूर्णिमा हो जाती है, व्हेन देयर आर 2 फुल मून्स इन ए कैलेंडर मंथ, यानी कि एक कैलेंडर महीने के अंदर कितने, 2 फुल मून देखने को अगर मिल जाते हैं तब, है ना, द मून ऑफ द सेकेंड फुल मून इज कॉल्ड ब्लू मून। तो दूसरी पूर्णिमा को हम क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। सिंपल है, किसी भी महीने में हो सकता है ना। जैसे कई लोग बोल रहे हैं किस महीने में हो सकता है, ये किस महीने में, किसी भी महीने में होता है। 2 से 3 साल में हमें ये घटना देखने को मिलती रहती है। जैसे पुरानी एक घटना का मैं यहां पर जिक्र आपके लिए कर देता हूं। ओके, यहां देखिएगा, अंतराल है 31 दिन का है। जुलाई 2015 में हमें ब्लू मून देखने को मिला था। कब मिला था, जुलाई 2015 में। फिर जनवरी 2018 में हमें ब्लू मून देखने को मिला था। जनवरी 2018 में 2 जनवरी को था, और फिर आपका 31 जनवरी को भी आपका ब्लू मून जो है पूर्णिमा थी। तो आपका ये वाला जो मून है इसे हम क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। बिल्कुल काफी है। ओके, तो यहां आपने क्या समझा कि एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा हो जाए तो दूसरे पूर्णिमा के चांद को हम क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। समझ में आया। अब याद रखना, ये ब्लू बिल्कुल नहीं दिखता है ना, इसके कलर पे नहीं जाना है, ये ब्लू नहीं दिखता है, बस कहते हैं हम ब्लू मून। कई बार हो जाता है, क्योंकि हिंदी कैलेंडर की एक खास बात होती है, हम जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं उसकी खास बात होती है। इसमें जो तिथि होती है उनको हम कम ज्यादा कर लेते हैं। जैसे देखा है ना कि सप्तमी अष्टमी एक ही दिन में हो जाती है। ओके, कभी कभी नौमी आज भी है, कल भी नौमी रहेगी, 2 दिन पूर्णिमा ही चलती रहेगी। लेकिन यहां पर वो पूर्णिमा नहीं चलेगी कि आज भी पूर्णिमा और कल भी पूर्णिमा, वो कंसेप्ट लागू नहीं होगा। इसमें बाकायदा बीच में गैप आना चाहिए, है ना, बाकायदा गैप होना चाहिए, उसी को मानेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम ब्लड मून की बात कर लेते हैं। किसकी हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट ब्लड मून की हम बात कर लेते हैं कि ब्लड मून क्या होता है। अगर हम ब्लड मून की हम बात करते हैं तो ब्लड मून का मतलब ये होता है जब लगातार 4 बार चंद्र ग्रहण हो जाए। चंद्र ग्रहण का मतलब क्या होता है, लूनर इक्लिप्स कहते हैं हम, है ना, लूनर इक्लिप्स को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब लगातार कितनी बार चंद्र ग्रहण हो जाए, 4 बार चंद्र ग्रहण हो जाए लगातार, है ना, 4 बार चंद्र ग्रहण होता है ना, जिसे हम टेट्राइट भी कहते हैं। और पृथ्वी की पूरी छाया चंद्रमा के ऊपर रहती है, तो हमें चंद्रमा रेड कलर का दिखाई देता है। कैसे कलर का दिखता है, रेड कलर का दिखाई देता है, जिसे हम ब्लड मून कहते हैं।
इस क्लास में बहुत इंटेलिजेंट विद्यार्थी है ना। नहीं नहीं, उसके बीच में गैप होना चाहिए, 14 से 15 दिन का अंतर आएगा तब ऐसा होता है ना। विनीत जी, जब चंद्र ग्रहण की बात आएगी, चंद्र ग्रहण है ना 100 साल में आता है। ये कौन है? आसित, 100 साल में करवाओगे है ना, 2018 में ही हुआ था। ब्लड मून क्या होता है? जब लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण होते हैं, है ना, कितने 4 बार पूर्ण चंद्र ग्रहण होते हैं, तो हम उस चंद्रमा को ब्लड मून कहते हैं। 4 चंद्र ग्रहण को टेट्राइड भी कहा जाता है। जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है, तब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक न पहुंच पाने के कारण पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है, और ऐसी स्थिति में हमें चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है। बिल्कुल होता है तभी तो पढ़ा रहा हूं मैं आपको। सामान्यतः 3 चंद्र ग्रहणों में से एक चंद्र ग्रहण पूर्ण की घटना होती है। अगर पृथ्वी पर बात करें हम 4 बार चंद्र ग्रहण, 3 चंद्र ग्रहण पड़े तो उसमें से एक चंद्र ग्रहण पूर्ण होगा, बाकी के चंद्र ग्रहण आंशिक होते हैं। ओके, क्लियर? अब देखो, ऐसी घटनाएं मैं बता देता हूं, 18 में भी हो चुकी हैं, 22 और 23 में भी ये घटना हमें देखने को मिली थी। 14-15 अप्रैल 2014 को, फिर 7-8 अक्टूबर 2014 को, फिर 4 अप्रैल 2015 को, 4 अप्रैल 2015 को सदी का सबसे छोटा पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा था। ये एक नोटिस वाली बातें हैं, ठीक। हो जाएगा। तो ये था हमारा चंद्रमा के बारे में कुछ मोटी मोटी जानकारियां जो मैंने आपको दे दी। ब्लू मून क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, है ना। सुपर मून क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। ब्लड मून क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब आप अपने अपने डाउट पूछ सकते हो, क्योंकि इसके बाद मैं लेके चलूंगा आपको एस्ट्रॉइड की तरफ। एस्ट्रॉइड पढ़ने वाले हैं, और फिर हम साथ ही साथ में हम धूमकेतु भी पढ़ेंगे, है ना। कॉमेंट को भी हम पढ़ेंगे, पुच्छल तारे को भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, है ना। जल्दी से पूछ लीजिए। अब टॉपिक से रिलेटेड जो भी पूछेंगे मैं आपको बता दूंगा, टॉपिक से बाहर जाकर के पूछोगे मैं आपको नहीं बताऊंगा। जल्दी वो भी लगे। आप एक चीज बताइए, मैं ये सारी चीजें लिखा के पढ़ाने वाला था, है ना, लेकिन आप में से ही बहुत सारे बच्चों ने बोल बोल के दिमाग खराब कर दिया कि नहीं सर आप ऐसे मत पढ़ाइए, पीडीएफ से पढ़ा दीजिए जल्दी हो जाएगा, हमें इससे पढ़ा दीजिए जल्दी हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है पढ़ लो। ओके रोहित सेन जी। अमावस्या का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पर, है ना श्योपुर वाले भैया। अमावस्या से कोई लेना देना नहीं है, पूर्णिमा को ही हमें याद करना है। जब एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा होती हैं और बीच में अंतर होना चाहिए। बीच में क्या है? 14 से 15 दिन का अंतर होना चाहिए। अगर 14 से 15 दिन का अंतर है तो ही माना जाएगा। ऐसा नहीं है, जैसे कई बार हमने गांव में देखा होगा कि आज भी पूर्णिमा मना लेते हैं कुछ लोग कल पूर्णिमा मना लेते हैं, तो वो नहीं माना जाएगा। आज पूर्णिमा हो गई, महीना खत्म होने होने तक एक बार पूर्णिमा और आ जाए तब हम उसे ब्लू मून कहेंगे। क्लियर? मैं वही करने वाला था, लेकिन आपने ही बोला कि नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे करके बताओ इसका जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते किसकी? एस्ट्रॉइड की हम बात कर लेते। किसकी हम बात कर लेते हैं? क्षुद्र ग्रह की हम बात कर लेते हैं। तो क्षुद्र ग्रह को मैं यहां पर आपको समझा देता हूं, जल्दी से यहां देखिएगा। समझने के लिए आप यहां आ जाइए, यहां समझिएगा, मजा आएगा आपको, है ना। इधर देखिए,
क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं यहां समझेंगे हम। क्षुद्र ग्रह देखिए आप यहां पर समझते हैं। ये हमारा ग्रह है मंगल और ये हमारा ग्रह है जुपिटर। समझिए यहां पर समझना है आपको ध्यान से। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में कुछ ऐसे पिंड पाए जाते हैं, खगोलीय पिंड पाए जाते हैं। ये वो सॉलिड मटेरियल है जो प्लेनेट से बच गया है, यानी कि ग्रह बनने के बाद कुछ मटेरियल बच गए तो इन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं, यानी कि हम इन्हें एस्ट्रॉयड कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रॉयड कहा जाता है। ऐसा अनुमान है कि इनकी संख्या लगभग 40,000 है। कितनी संख्या है इनकी? 40,000 संख्या है। तो एस्ट्रॉयड अगर आपसे पूछा जाए एस्ट्रॉयड क्या होते हैं, तो मंगल और बृहस्पति यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो खगोलीय पिंड पाए जाते हैं उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब ये क्षुद्र ग्रह आपके क्या है? एक और चीज याद रखना है, यहां आपकी दो चीजें कवर हुई, ये बना लेना आप कॉपी में, है ना। कुछ लोग नहीं बनाएंगे, बाकी जो लोग बाकी सहमत है मेरे साथ में तो वो जरूर बताएंगे, है ना। अब ये देखिए चंद्रमा भी घूमता है, चंद्रमा भी घूमता है, पृथ्वी भी घूमती है, मंगल भी घूमता है, जुपिटर भी घूमते हैं। सारी चीजें क्या होती हैं? घूमती हैं, सूर्य की परिक्रमा लगाती हैं। उसी प्रकार देखते हैं, अब ये क्या है? हमारा मंगल है। क्या है आपका? मंगल है। और ये हमारा कौन सा ग्रह है? बृहस्पति है। अब मंगल भी घूमेगा और बृहस्पति ये भी घूमेंगे, तो इनके साथ साथ में ये क्षुद्र ग्रह भी क्या है? घूमेंगे। तो ये कभी कभी घूमते घूमते कभी हमारी अर्थ के पास से गुजरते। किसके पास से? अर्थ के पास से गुजरते हैं। तो अर्थ इन्हें अपनी ग्रेविटी फोर्स से अपनी ओर खींचती है। अपनी ओर क्या करेगी? ये अर्थ इनको अपनी ओर खींचना शुरू कर लेती है। जैसे ही ये वायुमंडल में हमारे इन्वायरमेंट में इंटर होते हैं हमारे में, तो इनमें घर्षण की वजह से आग लग जाती है। क्या होती है? इनमें घर्षण की वजह से क्या होती है? ये जलने लगते हैं। और जब ये जलते हुए नीचे आते हैं, जब ये जलते हुए क्या होते हैं? नीचे आते हैं, तो चमकते हुए नीचे आएंगे, डाउन होंगे, तो हमें ऐसा लगता है जैसे तारा टूट के आ रहा है हमारी तरफ। तो हम इसी को कहते हैं शूटिंग स्टार। क्या बोल सकते? कोई भी पिंड हो सकता है, तो इसे हम बोलते हैं शूटिंग स्टार, यानी कि टूटता तारा। क्या कहा जाता है इसे? टूटता हुआ तारा कहते हैं। चलिए आगे बढ़े। तब हम इसे क्या कहते हैं? टूटता हुआ तारा कहते हैं। 90% केसेस में ऐसा होता है कि ये वायुमंडल में ही हमारे, है ना, एटमॉस्फेयर में ही क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। लेकिन कुछ इतने बड़े होते हैं कि पूरी तरीके से नहीं जल पाते और शेष भाग आकर के पृथ्वी पर गिर जाता है। तब हम इसे उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। और इसके गिरने से झील भी बन जाती है, उल्का झील जिसे कहते हैं। ठीक, तो ये हो गई आपकी एस्ट्रॉइड की कहानी। तो ये मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच स्थित कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हें ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों के जो ग्रहों में जो विस्फोट के कारण जो टुकड़े बाहर निकले हैं उन्हें ही हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इनकी संख्या लगभग 40,000 है, जिनमें से हम 1800 को ज्ञात कर चुके हैं, नाम सहित हम इन्हें जानते हैं। ओके, जैसे इनके नाम में हम बात करें, फोरबेस्टा एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जाता है। बिना दूरबीन की सहायता से हम देख सकते हैं, इतना बड़ा आकार है, इतना बड़ा उसका क्या है? साइज है। आगे बढ़े हम। इसके बाद आते हैं उल्का। मैंने आपको बताया है उल्का प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखती हैं, जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती हैं और फिर लुप्त हो जाती हैं। तभी इसे टूटता हुआ तारा कहा जाता है।
उल्का पिंड जब पृथ्वी से टकराते हैं तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बन जाती है, एक झील बन जाती है, जैसे हमारे महाराष्ट्र में एक लोनार झील है, तो ये उल्का हो गया, मीटियोर्स है ना, लिखा हुआ है आपके पास। इसके बाद आते हैं हम धूमकेतु, कॉमेंट, किसकी हम बात कर लेते हैं, कॉमेंट की हम बात कर लेते हैं। इसको मैं यहां समझाऊंगा और आपको बनाना है यहां पर इसको, है ना। ये देखिए यहां हम बात करते हैं, इधर आ जाइए। ये हमारा सूर्य है, सूर्य से दूर अंधेरे क्षेत्र में, इधर काफी दूर, जहां पर नेपच्यून और प्लूटो जैसे प्लेनेट हैं वहां पर जाएंगे तो यहां पर कुछ गैस एवं धूल, क्या है, गैस एवं धूल इकट्ठी होकर के उनके कुछ पिंड बन गए हैं। किसके, गैस और धूल के क्या बन गए हैं, पिंड बन गए। किसके, गैस और धूल के क्या है, पिंड पाए जाते हैं। किसके, गैस और धूल के पिंड हैं, इन्हें हम कहते हैं धूमकेतु, कॉमेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं हम, धूमकेतु कहते हैं। अब ये धूमकेतु की संख्या लगभग 1 लाख है। अब सुनना है ध्यान से आपको, है ना, केयरफुली सुनोगे आप, समझ में चीजें अगर लाना चाहते हो तो। ये जो धूमकेतु हैं आप अच्छे से जानते हो, ये धूमकेतु सूर्य के आसपास घूमेंगे, तो कभी कभार जैसे कोई धूमकेतु सन के पास आ गया यहां, तो यहां जैसे ही सन के पास आएगा तो ये सन की एनर्जी से क्या होगा, गर्म हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और गर्म होने की वजह से इसमें जो गैसें होंगी वो फैलना शुरू हो जाएंगी। गैसें होंगी वो क्या होंगी, इस तरीके से गैस फैलना शुरू हो जाएगी, तो गैस पीछे की तरफ छूटती जाएगी और ये जो धूमकेतु है ये आगे बढ़ता जाएगा। क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा, तो ये हमें ऐसा चमकता हुआ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, इस तरीके से कि ये आगे जा रहा है, ये पीछे है। तब हम इसे क्या कहते हैं, तो देखने पर हमें ऐसा लगता है जैसे पूंछ वाला तारा जा रहा है, तब हम इसे पुच्छल तारा कहते हैं। तब हम इसको नाम क्या देते हैं, पुच्छल तारा देते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, पुच्छल तारा कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, पुच्छल तारा। किसी भी पुच्छल तारे की अगर हम बात करें तो इस वाला जो आगे का जो भाग होता है, जो पार्ट होता है, उसे हम कोमा कहते हैं। तो ये जो धूमकेतु हैं ये सूर्य की परिक्रमा करते वक्त अगर सूर्य के पास आ जाते हैं तो गर्म होकर के इनकी गैसें फैलने लगती हैं और ये चमकते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तब हमें देखने पर लगता है जैसे पूंछ वाला तारा जा रहा है, तब हम इसे कैसे क्या कहते हैं, पुच्छल तारा कहते हैं। धूमकेतु जो होते हैं सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो धूमकेतु का अगर हम बात करते हैं, धूमकेतु 70 से लेकर के 90 साल का इनका परिक्रमण रहता है, रेवोल्यूशन 70 से लेकर के 90 साल में ये सूर्य की परिक्रमा कर देते हैं। कितने साल में इनको टाइम लगता है, 70 से 90 साल के अंदर ये सूर्य की परिक्रमा कर लेते हैं। क्लियर। एक और धूमकेतु है जिसका नाम है हेली, ये 76 वर्ष में परिक्रमा करता है। कितने वर्ष में, 76 वर्ष में परिक्रमा करता है ये। देखिए हर धूमकेतु 76 वर्ष में नहीं करता है, एक धूमकेतु है जिसका नाम है हेली, ये करता है कितने साल में, 76 वर्ष में ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। पिछली बार ये हमें दिखाई दिया था 1986 में दिखा था। कब दिखा था ये, 1986 में दिखा था। उसके बाद ये अब हमें 2062 में दिखेगा हेली नाम का धूमकेतु।
तो पहले कब दिखा था ये? 1986 में दिखा था। अब कब दिखाई देगा ये? 2062 में ये दिखाई देगा, हेली नाम का धूमकेतु। क्लियर? हाँ, ये भी याद रखना, सभी धूमकेतु पुच्छल तारे नहीं होते हैं। सभी धूमकेतु आपके पुच्छल तारे नहीं होते हैं, ये याद रखना है। जो धूमकेतु सूर्य के पास से गुजरेगा वही क्या बनेगा? आपका पुच्छल तारा बन जाएगा। तो ये रहे आपके धूमकेतु। ये हेली के बारे में भी मैंने आपको यहां पर बता दिया है। क्लियर? नीलेश भगत जी, परिभ्रमण और परिक्रमण बता दीजिए। अपने अक्ष पर ही घूम जाना, ऐसे मैं घूम रहा हूं, इसे घूर्णन कहते हैं, रोटेशन कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। परिक्रमण का मतलब होता है जब आप मंदिर जाते हो, बीच में मूर्ति रखी रहती है, उसकी परिक्रमा करते हो, उसे परिक्रमण कहते हैं। क्लियर? चलिए, और कोई समस्या? चलिए, तो कल से हमारी अर्थ स्टार्ट हो जाएगी। कल हम क्या पढ़ेंगे? अर्थ के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, फिर चंद्र ग्रहण के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।